हटाया नहीं जा सकता, परंतु वह तभी पद से हटाया जाएगा जब वह कोई मिसकंडक्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के विरुद्ध कोई आचरण और व्यवहार करता है, और वह कहाँ निर्धारित किया गया है? अनुच्छेद 61 में, इस आर्टिकल में। और यह महाभियोग की प्रक्रिया कहां से चलाई जाएगी? कहां से चलाई जाएगी? संसद यानी पार्लियामेंट से। इसकी बारीकियों को थोड़ा सा समझ लीजिए। संसद के 2 सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 2 सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। अब एक प्रश्न आ सकता है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन से संचालित होगी? लोकसभा या राज्यसभा? किसी भी सदन से होगी, लेकिन जिस भी सदन से होगी वह सदन पहले 14 दिन पूर्व क्या करेगा? नोटिस देगा। 14 दिन पूर्व क्या देगा? नोटिस देगा राष्ट्रपति को। और 14 दिन के बाद जब भी उस प्रक्रिया पर चर्चा होगी, और यह नोटिस कितने सदस्यों के हस्ताक्षर से होगा? याद कर लीजिए, यह उस सदन के कुल सदस्यों की संख्या का, उस सदन के कुल सदस्यों की संख्या का कितने? कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से होगा। याद कर लेंगे, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया संसद के जिस भी सदन से प्रारंभ होगी, उस सदन के टोटल सदस्य की उपस्थित का नहीं, टोटल की संख्या का 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रारंभ होगा। और जब इस पर क्या होगा? जब इस पर मतदान होगा, तो उस सदन में, याद करिए, मतदान कैसे होगा? उस सदन मतदान की प्रक्रिया में ध्यान रखिए, उस सदन के कुल सदस्यों की संख्या का, नॉट मेंबर व्हिच आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ वोटिंग इन हाउस, वह टोटल मेंबर उस सदन के, आप कहेंगे कि टोटल सदन के सदस्यों की संख्या का, सदस्यों की संख्या का कम से कम, सदस्यों की संख्या का कम से कम कितना बहुमत? 2/3 बहुमत। देखिए, याद रखिए, न्यायाधीशों के लिए भी 2/3 है, लेकिन न्यायाधीशों के लिए क्या है? सदन में मत देने वाले सदस्यों का 2/3, अंतर समझिए। राष्ट्रपति के लिए क्या है? 2/3 है, लेकिन ये 2/3 क्या है? जैसे लोकसभा में 543 सदस्य है, ये 543 का कितना होगा? 2/3। ये 543 का क्या होगा? 2/3 होगा। लेकिन अगर जजेस के लिए हटाना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, तब सदन में मत देने वाले सदस्यों का कम से कम कितना चाहिए? 2/3 चाहिए। दोनों में अंतर आ रहा है ना? एक में टोटल का 2/3 और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में क्या है? क्या है? उपस्थित का। और इसीलिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने का अनुच्छेद भी अलग है। वह अनुच्छेद है 124 का 4। याद कर लिए, भी क्वेश्चन आ सकता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों को जो पद से हटाने की महाभियोग की प्रक्रिया आती है, वह अनुच्छेद 124(4) है। और राष्ट्रपति को हटाने के लिए अनुच्छेद कौन है? 61। क्लियर हो गया? अब यहां ध्यान दीजिए कि राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के पहले किस आधार पर हटाया जा सकता है? मिसकंडक्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। प्रक्रिया कहां से शुरू होगी? संसद के किसी भी सदन से होगी। जिस भी सदन से होगी, उस सदन के टोटल सदस्य की संख्या का कम से कम 1/4 सदस्य पहले क्या करेंगे? 1/4 हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षर करके नोटिस देंगे। उसके बाद सदन बुलाया जाएगा, सदन में मतदान होगा, और मतदान सदन के कुल सदस्य की संख्या का कम से कम कितना होगा? 2/3। तब उस सदन से क्या होगा? पास होगा। फिर एक सदन से पास होने के बाद बिल कहां जाएगा? राज्यसभा। दूसरे सदन में जाएगा। अगर राज्यसभा ने पास किया तो कहां आएगा? लोकसभा में। दूसरा सदन पहले उसकी क्या करेगा? इन्वेस्टिगेशन करेगा। दूसरा सदन उसकी क्या करेगा? जांच करेगा। ध्यान रखिए, उस जांच की प्रक्रिया में राष्ट्रपति चाहे तो स्वयं उपस्थित हो सकता है, राष्ट्रपति चाहे तो क्या हो, और उपस्थित होकर उसके ऊपर जो एलिगेशन, जो आरोप लगाया गया है,
उसकी सफाई दे सकता है, जो आरोप लगाया गया क्या कर सकता है। और अगर दूसरा सदन उसके द्वारा दिए गए सफाई से संतुष्ट हो जाता है, हाँ भाई आपने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, तो वह प्रक्रिया यहीं पर क्या हो जाएगी, माफी समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर दूसरे सदन को लग रहा है राष्ट्रपति गलत उत्तर दे रहा है, या राष्ट्रपति अपने जगह पर चाहे तो अपने प्रतिनिधि को भी भेज कर करवा सकता है, वह प्रतिनिधि उनका वकील भी हो सकता है, ठीक। लेकिन अगर जांच की प्रक्रिया से सदन संतुष्ट नहीं है, दूसरा सदन उसकी जांच करेगा। यदि दूसरा सदन उसकी जांच की प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है, तो वह भी क्या कराएगा, वोटिंग कराएगा, क्या कराएगा, मतदान कराएगा। और यदि दूसरा सदन भी अपने टोटल सदस्यों की संख्या का कम से कम किस बहुमत से, कम से कम किस बहुमत से, 2/3 बहुमत से यदि जिस दिन पास करेगा, अगर दूसरा सदन जिस दिन पास करेगा उसी दिन से राष्ट्रपति अपने सभी अधिकार, सभी शक्तियों से क्या हो जाएगा, वंचित हो जाएगा। उसी दिन से वह क्या हो जाएगा। तो सामान्यतः राष्ट्रपति का पद क्या है, स्थायी है। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के पहले पद से हटाया नहीं जा सकता, जबकि उपराष्ट्रपति का पद स्थायी नहीं है। उपराष्ट्रपति को 5 साल के पहले बिना किसी एलिगेशन का, बिना किसी आरोप का भी पद से हटाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को बिना एलिगेशन का पद से हटाया नहीं जा सकता। और एलिगेशन भी कैसा हो, सब ऐसा व्यवहार जो संविधान की क्या हो, विरुद्ध, ठीक है, समझ आ गया। अब दूसरा आते हैं कि राष्ट्रपति की विषय में एक चीज और है कि भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है, हाउ मेनी चांस इलेक्टेड। तो याद करिए संविधान में इसके विषय में कुछ भी नहीं लिखा है, अर्थात योग्यता होने पर चाहे जितनी बार वो राष्ट्रपति के पद पर रीइलेक्ट हो सकता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अधिकतम आयु सीमा का कोई उल्लेख नहीं है। योग्यता रहने पर चाहे, जबकि अमेरिका में केवल दो बार ही निर्वाचित हो सकता है, लेकिन भारत में इसकी कोई समय सीमा निश्चित नहीं। राष्ट्रपति अपना पद धारण करने के पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ ग्रहण करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा क्या करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसको ओथ और अफर्मेशन बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज एब्सेंट, देन हु इज, किसके द्वारा, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। किसके द्वारा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। और कोई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहेगा, तो राष्ट्रपति अपना पद धारण करने के पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, ठीक। राष्ट्रपति के विषय में यदि राष्ट्रपति की आकस्मिक रूप से मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो भारत का उपराष्ट्रपति ही एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में काम करेगा। जब कभी राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा या राष्ट्रपति का मृत्यु हो गई, तो उस पद को किसके द्वारा धारण किया जाएगा, उपराष्ट्रपति के द्वारा। और याद करिए कि उपराष्ट्रपति जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट होता है, उपराष्ट्रपति जब भी अपना शपथ लेता है, भारत का उपराष्ट्रपति जब भी अपना क्या लेता है, शपथ लेता है, शपथ लेते ही वह क्या बन जाता है, राज्यसभा का सदस्य, सभापति बन जाता है। और उपराष्ट्रपति को जितने वेतन भत्ते सुविधाएं प्राप्त होती, किस रूप में प्राप्त होती है, राज्यसभा का सभापति। वह उपराष्ट्रपति का ना तो कोई कार्य करता है और ना तो उपराष्ट्रपति के रूप में कोई उसको वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति का संविधान में कोई वेतन का प्रावधान नहीं है, तो उपराष्ट्रपति को किस रूप में वेतन भत्ता मिलता है, सभापति के, राज्यसभा के सभापति के रूप में। क्यों, सभापति बनाया नहीं जाता है बल्कि बन जाता है। कब, जैसे ही वह शपथ लेता है, किसका शपथ लेता है, उपराष्ट्रपति का, वैसे क्या बन जाता है। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, अब वह ना तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा
ना तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा और ना तो राज्यसभा के सभापति को प्राप्त कोई भी वेतन भत्ता प्राप्त करेगा। अब उसको सारी वेतन भत्ते और सुविधाएं किसका प्राप्त होगा? राष्ट्रपति का होगा। लेकिन याद करिए कि राष्ट्रपति यह सुविधा अधिकतम कितने समय तक प्राप्त करेगा? 6 मंथ तक। कितने समय तक प्राप्त करेगा? 6 माह। ठीक है। और अगर यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद अचानक रिक्त हो जाए या डेथ हो जाए, तो ऐसी स्थिति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, वह पद क्या करेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति का। एक बार हुआ भी था, कब? जब MS बेग, मोहम्मद हिदायतुल्लाह बेग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में थे। और अब तक पद पे कार्य करते हुए 2 राष्ट्रपतियों की मृत्यु हो गई है। 2 राष्ट्रपति की मृत्यु हुई पद पर कार्य करते हैं। कौन कौन? जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली। और भारत में एकमात्र राष्ट्रपति रहे नीलम संजीवा रेड्डी, जो निर्विरोध निर्वाचित। और दूसरा एकमात्र राष्ट्रपति जो प्रथम वरीयता के मतों की गणना होने पर विजेता नहीं हुए, क्योंकि हर मतदाता एक वोट देता है, लेकिन कितने प्रेफरेंस प्रयोग करेगा? जितने कैंडिडेट होंगे। तो जब हमने प्रथम वरीयता के मतों की गणना की तो कोई भी कैंडिडेट नहीं जीत पाया। तो जब प्रथम वरीयता के मतों की गणना करने पर कोई नहीं जीत पाता है, तो क्या करते हैं? जो सबसे लोएस्ट कैंडिडेट होता है उसको लिस्ट से हटा देते हैं और उसके द्वारा जो द्वितीय वरीयता के मत होते हैं उसका वोट उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। तो अब तक केवल एक बार बीबी गिरी, क्या नाम था? बीबी गिरी, जो द्वितीय वरीयता के मतों की गणना के आधार पर विजेता हुए। बीबी गिरी द्वितीय वरीयता के मतों की गणना, याद हुआ? 2 राष्ट्रपति जिनका पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन, निर्विरोध राष्ट्रपति हुए नीलम सिंह। और द्वितीय वरीयता के मतों पर बीपी गिरी, वाराह वेंकटपति। एक चीज और याद कर लीजिए, अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72 में एक प्रावधान है, ऑर्डर्स पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। किसकी शक्ति? राष्ट्रपति किस प्रकार के दंड को क्षमा कर सकता है? केवल संघ के न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड को क्षमा कर सकता है। किसको? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। जनरली बच्चे बोल देते हैं किसी भी दंड को नहीं, संघ या सर्वोच्च न्यायालय के दंड को क्षमा कर सकता है। और क्षमा में पूरी तरह समाप्त कर सकता है, दंड के नेचर को बदल सकता है अथवा कम कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। क्या कर सकता है? तो राष्ट्रपति के क्षमादान किस अनुच्छेद में है? 72। लेकिन राष्ट्रपति ये सारा कार्य गृह मंत्रालय की रिपोर्ट पर करता है। किसकी रिपोर्ट पर करता है? ठीक। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? संसद के सभी सदस्य। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के लोकसभा और राज्यसभा। ठीक। दूसरा, मंत्रिपरिषद पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। मंत्रिपरिषद किसे कहा जाता है? ऑल द मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर इज कॉल्ड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्रियों के समूह को ही क्या कहा जाता है? मंत्रिमंडल परिषद। मंत्रिमंडल नहीं, मंत्रिपरिषद। मंत्रिमंडल इज द पार्ट ऑफ मंत्रिपरिषद। थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए, क्योंकि इसको भी जान लेंगे तो अच्छा ही रहेगा, ये जानने वाली चीज है। हमारे यहाँ भारत में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? जनरली 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो मंत्रिपरिषद में जो सबसे बड़ा मंत्री होता है वो क्या होता है? कैबिनेट मंत्री होता है। और कैबिनेट मंत्री अपने विभाग का क्या होता है? हेड ऑफ क्या होता है? डिपार्टमेंट होता है। अपने विभाग का क्या होता है? हेड ऑफ डिपार्टमेंट।
दूसरे स्तर का जो मंत्री होता है वो क्या होता है? राज्य मंत्री होता है। तीसरे स्तर का जो मंत्री होता है वो क्या होता है? उप मंत्री होता है। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि सरकार के सभी मंत्रियों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो याद करिए, अगर केंद्र की सरकार है तो लोकसभा की कुल संख्या का 15% से ज्यादा नहीं होगा। 15% से ज्यादा नहीं होगा। तो सरकार के टोटल मंत्रियों की संख्या 15% से ज्यादा। ठीक, अब थोड़ा सा ले लेते हैं महान्यायवादी से। सर होता कितना है? कम से कम एक भी हो सकता है, केवल प्रधानमंत्री भी शासन चला सकता है। कम से कम अकेले प्रधानमंत्री चाहे तो शासन चला सकता है, लेकिन अधिकतम संख्या 15% से ज्यादा नहीं होगी। किसके? लोकसभा। अब इसी मंत्रिपरिषद का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसी मंत्रिपरिषद का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 75 में। प्रधानमंत्री का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 75। थोड़ा सा महान्यायवादी के विषय में जानिए। महान्यायवादी का उल्लेख किस आर्टिकल 76। महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्ष है? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये प्राय पूछा जाता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत महान्यायवादी का कार्यकाल कितना है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और किसी भी समय राष्ट्रपति महान्यायवादी को उसके पद से क्या कर सकता है? हटा सकता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। उसकी योग्यता क्या है? ऐसा व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, राष्ट्रपति उसे महान्यायवादी के पद पर क्या कर सकता है? नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति उसे महान्यायवादी के पद पर क्या कर सकता है? और दूसरा याद करिए कि महान्यायवादी होता क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी। इसका मतलब क्या है? इफ एनी टाइप ऑफ द एलिगेशन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यदि भारत सरकार के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी केस आता है और देश या विदेश कहीं पर भी आए, तो भारत सरकार के पक्ष, एक प्रकार से महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। और वकील केवल पक्ष में बात करता है कि सही से बात करता है? पक्ष में बात करता है। तो भारत सरकार के पक्ष में करता। मान लीजिए एक ही दिन में 5 राज्यों में मुकदमा आ गया, तो कैसे काम करेगा? तो उसके देश में लगभग 50,000 से ज्यादा सहायक। तो बड़े मुकदमे को वो स्वयं करता है, पक्ष बहस करता है, बाकी सहायकों के द्वारा करता है। और महान्यायवादी संसद के किस सदन का सदस्य होता है? किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, परंतु संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा, राज्यसभा या संसद के किसी भी समिति में, एनी कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट आल्सो अपॉइंटेड डिबेट एंड क्वेश्चंस, उसे बहस करने का, प्रश्न करने का भी अधिकार है, परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं। किसको? महान्यायवादी। मत देने का अधिकार नहीं। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का संरचना याद कर लीजिए, पूछा जाता है। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया जाता है। ठीक। और दूसरा, महान्यायवादी के साथ साथ किसको बिना सदस्यता के सदन की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है? मंत्रियों को। किसको? मंत्रियों को। मंत्री अगर किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो भी वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में कार्रवाई में भाग ले सकता है। और यदि किसी एक सदन का सदस्य है तो भी दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले। लेकिन मंत्री उस सदन में मत का प्रयोग करेगा जिस सदन का वो क्या है? ठीक हो गया। और भी कुछ पूछना हो पूछिए फटाफट, जो भी कुछ। कोई मंडल वाला है, न्यूनतम से 12 होता है। किसमें? नंबर ऑफ सब ये जो है मंत्रिमंडल ये 15%, जो 15% नहीं, 12 नहीं, 15%। नहीं, बहुत न्यूनतम की कोई उल्लेख नहीं। स्टेट वाले में है सर, क्योंकि न्यूनतम का कोई उल्लेख है ही नहीं, कहीं नहीं। सर पिछला क्वेश्चन पूछा 2022 में, बता रहा हूँ, न्यूनतम का कोई उल्लेख नहीं। कैसे नहीं? अब आपको मैं बता दें, सुन लीजिए, सिद्ध करिए, ध्यान से समझिए। कभी कभी जैसे अभी महाराष्ट्र में आप देखिए या कहीं भी ऐसा हो जाता है जहां क्रिटिकल सिचुएशन होता है,
पहले मुख्यमंत्री को शपथ दिला दी जाती और मुख्यमंत्री से कहा जाता है कि 2 हफ्ते में या 12-13 दिन में अपना बहुमत सिद्ध करें। मुख्यमंत्री कहता है जब तक बहुमत नहीं सिद्ध होता तब तक हम अन्य मंत्रियों की नियुक्ति नहीं करेंगे। ऐसा आपने सुना कि नहीं सुना? महाराष्ट्र में भी देखा होगा। देखा, अगर मंत्रिपरिषद में 12% होना जरूरी है तो 12% मंत्री उसी दिन बन जाते हैं। एक दिन भी और एक महीना भी और एक साल भी आप टाल नहीं सकते, याद कर लीजिए। तो ऐसी स्थिति में अकेले चाहे तो मुख्यमंत्री 1 महीना 15 दिन चलाया, तो क्यों चलाया, कैसे चलाया? अगर 12% की आवश्यकता है तो कैसे चलाया? इसका मतलब है कि ये कोई बाध्यकारी प्रावधान नहीं है। ये बाध्यकारी प्रावधान बिल्कुल नहीं है। ये केवल प्रावधान अधिकतम का है। और वो भी क्यों आया? एक बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के तमाम सारे विधायक टूट रहे थे और टूटकर सब सभी सपा में जा रहे थे, वहां मंत्री बनाए जा रहे थे। और ऐसी स्थिति में वहां 92 मिनिस्टर हुए, 92 तब जाकर संविधान में संशोधन किया गया। दल बदल संबंधी प्रावधान में भी किया गया और यहां भी किया गया। क्यों? क्योंकि मंत्रियों जो अब मंत्री जो होते हैं उनका तमाम एक्सपेंशन होता है, तमाम खर्च होता है। उस खर्च का भार किसके ऊपर आता है? जनता। ठीक, चलिए